गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर हमारा चल रहा था 13वां अध्याय चल रहा था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 13वां के पार्ट आपको 3 कंप्लीट करवा दिए थे। आज पार्ट 4 की बात करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना, इसमें बात कर रहे थे। ये चैप्टर हमारा चल रहा था ना, तो यहाँ जो पार्ट 3 था वहाँ तक हमने देख लिया था। जो धारा होती है वो चुंबकीय प्रभाव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल किस प्रकार से लगता है, ये सब बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे आगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा इस प्रकार से होगा। तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज आप हेडिंग डालें। आज के लिए आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले डालो फ्लेमिंग का वाम को बोला जाता है बायां हस्त नियम। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इस नियम को समझेंगे ना भाई, ये नियम क्या होता है इसको समझेंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या होता है। देखो फ्लेमिंग ने क्या किया, फ्लेमिंग ने बताया कि जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की क्या तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे इस प्रकार फैलाएं, इन तीनों को आपको इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और माध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को संकेत करेगी, तो जो अंगूठा होगा ना वो गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसे ही कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहते हैं। देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है आपके, देखो ये तो अंगूठा हो गया, ये क्या हो गया आपका अंगूठा हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका अंगूठा हो गया। एक तर्जनी और मध्यमा और अंगूठा ये तीनों हैं, इन तीनों को आपको इस प्रकार फैलाना है। ये आपकी तर्जनी होगी, जैसे ये आपकी क्या है तर्जनी, जो आपकी ये अंगुली होती है ना हाथ के अंदर देख रहे हो, बाएं हाथ में आप देखो ये अंगूठे के पास वाली जो उंगली है इसको बोलते हैं तर्जनी, ये आती है तर्जनी, क्या कहते हैं इसको तर्जनी। और ये जो अंगुली है आपकी ये इसके पास वाली ये होती है मध्यमा, यानी बीच वाली होती है मध्यमा, है ना, मध्यमा होती है बीच वाली जो मध्यमा होती है। अब ये तीनों अंगुलियों को आपको इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हैं लंबवत हैं, तीनों एक दूसरे के क्या हैं लंबवत हैं, ऐसे आपको फैलाना तीनों को ना। तो तीनों एक दूसरे के क्या हैं विद्यार्थियों लंबवत हैं, तीनों एक दूसरे के क्या हैं लंबवत हैं, ऐसे आपको लंबवत दिखानी है आपको ना इन तीनों को। तो ये आपके तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें अगर जो आपका तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा अगर विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रही है, तो अंगूठा आपका क्या लगेगा बल की दिशा को दर्शाएगा। किसकी दिशा को दर्शाएगा, ये आपका अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। किसकी दिशा को दर्शाएगा, बल की दिशा को दर्शाएगा। इसको कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो देखो अंगूठा तो हो गया आपका अंगूठा, अंगूठे के पास वाली तर्जनी और तर्जनी के पास वाली मध्यमा होती है, कौन सी होती है मध्यमा होती है। तो इस नियम को आप समझेंगे, देखो कैसे, पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं ना, तो लिखो इसमें अपने हाथ की तर्जनी, अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर
लंबवत हो, लंबवत हो। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। अब यदि आगे देखेंगे, यदि तर्जनी चुंबकीय, यदि तर्जनी चुंबकीय ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल बोल दो, बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसको कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि आपको ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी तो मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा है ना वो चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को संकेत करेगा। तो यह आपका क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। आपको चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थियों, तो देखो चित्र में आप ध्यान दें, इस चित्र की ओर आप ध्यान दें। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये आपका अंगूठा हो गया, क्या हो गया विद्यार्थियों, अंगूठा, ठीक है। तो ये तो आपका अंगूठा है, और ये आपकी तर्जनी है, और ये आपकी मध्यमा है, ठीक है। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, अंगूठा और आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये तर्जनी होगी। अंगूठा क्या है, बल की दिशा को दर्शाएगा, किसकी दिशा को, बल की दिशा को दर्शाएगा। जैसे आप इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे ये आपका है, देखो ये दिखा रखा है ना ऐसे, तो जैसे ये आपका है, देखो जैसे आपका ये था, ऐसे कोई चित्र बना रहा हूँ आपको, ये है, जैसे ये है, ठीक है विद्यार्थियों। ये सीधी ऐसे आएगा, और ये एक ऐसे जा रहा है, और एक ऐसे, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है ना। अब तीनों की दिशा देखेंगे तो जैसे हम इनकी दिशा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, दिशा बोल सकते हो। जैसे ये तो धारा हो जाएगी विद्युत धारा की दिशा, किसकी हो जाएगी, विद्युत धारा की दिशा, किसकी दिशा हो जाएगी, विद्युत धारा की। और ये किसकी हो जाएगी, बल की दिशा हो जाएगी, जैसे किसकी हो जाएगी, बल की। तो ये दिशा किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऐसे तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो आप ये चित्र बनाएं अच्छी तरह से, क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो ये फ्लेमिंग का वाम यानी बायां हस्त का नियम हो गया कि अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है आपको कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। और यदि तर्जनी है आपकी, तो तर्जनी क्या कहलाती है, अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है वो तर्जनी कहलाएगी आपकी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और मध्यमा, तर्जनी के पास वाली मध्यमा कहलाएगी, बीच वाली जो सबसे बड़ी होती है ना वो मध्यमा होती है, जो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो जो आपका अंगूठा है वो क्या करेगा, गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो इसको कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। चित्र वगैरह बना लेंगे, नीचे बनाया ना मैंने,
सामने, ये भी आप बना लेंगे, नीचे ये चित्र भी आप बना लेंगे, ये चित्र भी आपको बनाना है। तो ये फ्लेमिंग का क्या हो जाएगा, वाम हस्त का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम हो जाएगा। आप थोड़ी सी बातें आपको कुछ नोट करनी है, तो वही बातें आपको मैं नोट करवा देता हूँ ना पहले, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखो कौन सी बातें आपको नोट करनी है, वो बातें पहले आप नोट कर लीजिए। तो देखो क्या लिखना है आपको आगे। देखो जो मानव शरीर के हृदय, मानव शरीर का जो हृदय होता है मस्तिष्क, तो मानव शरीर के हृदय में और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, तो ये पूछ सकता है कि मानव शरीर के कौन से अंगों में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो मानव के हृदय में और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये बात आप नोट करेंगे, इस बात को आप नोट करते चलेंगे कि मानव शरीर के हृदय, मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क, मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। ये बात आप नोट करेंगे कि मानव के शरीर के हृदय में, हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे इसको ना। तो मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ से, रुको, क्षेत्र को यहाँ से हटाएंगे और इसको लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। तो मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बात आपने नोट कर ली। आगे देखो एक होती है MRI, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइज रेजोनेंस इन इमेजिंग। तो ये जो होती है मैग्नेटाइज यानी जो चुंबक होती है, रेजोनेंस और इमेजिंग यानी कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। देखो आपने MRI कराए थे, MRI के कई बार कहते हैं डॉक्टर MRI कह रहे हो भाई, आपका MRI कराओ। तो वो जो हमारा शरीर होता है, तो चुंबकीय एक ऐसा यंत्र आता है जिसके द्वारा हमारा जो एक्सरे वगैरह करते हैं ना, हमारे जो एक्सरे वगैरह हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों का, भीतरी अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं MRI। क्या बोलते हैं, MRI। तो MRI क्या होती है, देखो हेडिंग डालेंगे MRI, इसकी बात करेंगे MRI। MRI क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, MRI की फुल फॉर्म लिखेंगे, आप लिखते चलें। मैग्नेटाइज रेजोनेंस RESONANCE रेजोनेंस इमेजिंग। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी MRI की। देखो MRI क्या होती है, इसकी बात करेंगे विद्यार्थियों कि MRI क्या होती है ना। तो MRI क्या होती है, देखो जो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं MRI। क्या बोलते हैं, MRI। तो इस MRI की बात करेंगे, लिखेंगे इसमें कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी
अंगों के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये होती है एमआरआई कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। जो शरीर के भीतरी अंग होते हैं उनके प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं चुंबकीय जो आपकी होती है एमआरआई, मैग्नेटाइज रिजोनेशन इमेजिंग, है ना, एमआरआई होती है। तो उसके द्वारा हमारे जो शरीर के भीतरी अंग हैं उनके प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है एमआरआई। अब एक होता है गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ध्यान देंगे विद्यार्थियों। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संशोधित करता है और ये धारा की दिशा को भी संशोधित करता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संशोधित करता है और ये धारा की दिशा को भी क्या बताता है, संशोधित करता है, यानी प्राप्त करता है ना। तो इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसकी बात करेंगे तो आप हेडिंग डालें गैल्वेनोमीटर। इसकी बात कर लें विद्यार्थियों, ये क्या होता है। तो मैंने बताया कि ये क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा दोनों को क्या करता है, संसूचित करता है, उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो लिखो एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। तो ये आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करती है और ये धारा की दिशा को भी क्या करती है, संसूचित करती है। इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी गैल्वेनोमीटर क्या है। ठीक है, आप देखो आगे हम बात करने वाले हैं। तो हमने देखा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम देखा था। तो एक होता है फ्लेमिंग का जो दायां नियम होता है। फ्लेमिंग का क्या होता है, दक्षिण हस्त का नियम भी होता है। जैसे हमने वाम पढ़ा था तो बायां पढ़ा था, तो दक्षिण भी होता है। इसका क्या होता है, दक्षिण हस्त का नियम भी होता है। तो देखो दक्षिण हस्त का, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम क्या होता है उसकी भी बात करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, इससे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी है, वो हमारे को पढ़नी है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसकी बात करेंगे ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसकी बात हम करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। यह आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है।
यह आपका क्या है, देखो एक चुंबक की कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई से विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर के जैसा है आपका। तो ये आपका देखो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको हम समझेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो अब आप हेडिंग डालेंगे, देखो आपको हेडिंग डालनी है इसमें, हेडिंग डालो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि हम जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है और ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा ये परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। कि जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रेरित होती है और ये धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा ये परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अब इसको एक क्रियाकलाप से भी समझ सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप तो मैंने आपको यहाँ स्लाइड लगा दी है, तो इस स्लाइड की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को भी समझ सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें आप लिखेंगे, देखो पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो लिखो कि जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित धारा कहलाती है। यह धारा प्रेरित धारा कहलाती है। तथा यह धारा प्रेरित धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कि जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ रखा जाता है विद्यार्थियों, जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। चालक में क्या होगी, विद्युत धारा प्रेरित होगी, है ना। और ये धारा प्रेरित धारा कहलाती है तथा ये परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब देखो इसका एक क्रियाकलाप दे रखा है। इस क्रियाकलाप में आपको क्या है कि जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जब किसी चुंबक को हम क्या करते हैं, कुंडली के पास लाते हैं, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। और जब हमें चुंबक को कुंडली के निकट इस अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता है
और जब चालक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत होता है। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि जब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएं, इस बार केंद्र की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। ये दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा क्या है? पहले के विपरीत है। पहले के क्या है? विपरीत है। तो इसके लिए क्रियाकलाप करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो आप एक क्रियाकलाप लिखेंगे, क्रियाकलाप आप लिखेंगे इसके लिए ना, इसको समझने के लिए। तो ये तो आपने लिख दिया, आप क्रियाकलाप लिखेंगे और फिर देखो क्रियाकलाप को समझते हैं। तो लिखो क्रियाकलाप। इसका क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? क्रियाकलाप। आप देखो इसका क्रियाकलाप पढ़ेंगे। पहले क्रियाकलाप देखो, इसमें आपको दे रखा है, यहाँ पे क्रियाकलाप तो दे रखा है ना क्रियाकलाप, लेकिन मैं इसको एक अच्छी तरह से इसको समझा देता हूँ। क्रियाकलाप को क्या कर सकता हूँ? अच्छी तरह से समझा देता हूँ क्रियाकलाप को ना, कि जब हम एक बार प्रबल छड़ चुंबक लीजिए, हम एक बार क्या कर लेते हैं, छड़ चुंबक लेते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाते हैं ना, इसके उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली बी की ओर ले जाते हैं। तो क्या आप गैल्वेनोमीटर की सुई के परिवर्तन पाते हैं? तो इसमें क्षणिक विक्षेपण होता है ना। और ये कुंडली ए बी विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत देती है। क्या देती है? ए बी का संकेत। तो आप इसमें आराम से शॉर्ट कर तरीके से मैं लिखा देता हूँ क्रियाकलाप में। देखो आपको क्या लिखना है, तो एक क्रियाकलाप लिखेंगे इसमें, और क्रियाकलाप में लिखेंगे, देखो लिखो कि जब, या विधि भी बोल सकते हो क्यों ना, इसको समझाने की विधि है। जब, इसमें लिखो जब चुंबक को लिखेंगे, जब चुंबक को कुंडली की तरफ, किधर ले जा रहे हैं विद्यार्थियों? कुंडली की तरफ। जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। ठीक है। तो पहला लिखा कि जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। और जब, आगे लिखेंगे कि जब चुंबक को ये क्रियाकलाप करा रहा हूँ मैं ना, इसको ही समझा रहा हूँ। ये क्रियाकलाप जो आपको दे रखा है ना, ये क्रियाकलाप, इसको ही समझा रहा हूँ मैं इसको ना, कि जब चुंबक को, अब देखो, अब चुंबक को आपको इस तरह रखना है। एक बार तो आपने कुंडली की तरफ लेके जाएंगे, तो जैसे ही आप चुंबक को कुंडली की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे इस कुंडली की तरफ, ऐसे कुंडली की तरफ लेके जाएंगे तो क्षणिक विक्षेपण होगा। एक बार आपको इस तरह रखना है, एक बार आपको ऐसे लेके आना है, ऐसे लेके आना है, विपरीत दिशा में, है ना। ठीक है विद्यार्थियों। तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण उत्पन्न होता है और विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। और जब चुंबक को कुंडली के निकट, जब चुंबक को कुंडली के निकट, जब चुंबक को कुंडली के निकट, है ना, जब चुंबक को कुंडली के निकट, जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई
क्षणिक परिवर्तन, कोई क्षणिक विक्षेप नहीं आता है। ठीक है, कि जब चुंबक को कुंडली के निकट के स्तर है ना, ऐसे लिखें, निकट क्या लिख दिया कि जब चुंबक को कुंडली के निकट स्तर ऐसे लिखेंगे, कुंडली के इसको काट देंगे कि कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई क्षणिक विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो एक बार तो आपने ऐसे ले गया। अब दोबारा ध्यान देंगे, अगर हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे, अगर हम क्या करते हैं आगे मैं आपको बता दूं कि अब की बार आपको विपरीत दिशा में ले जाना है। आगे लिखेंगे कि जब चुंबक को कुंडली से दूर जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत ऐसे लिखेंगे, परंतु पहले के विपरीत है। तो ये आपका क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण था। क्या था विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण था। क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है कि जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है और ये धारा प्रेरित धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेरित धारा कहलाती है। और ये परिघटना है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्रियाकलाप में हम पढ़ा कि जब हम चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक क्या होता है, क्षणिक विक्षेपण होता है। क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। और जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई क्षणिक विक्षेप नहीं आता है। और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप आता है, परंतु पहले के क्या आता है, विपरीत आता है। तो अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थियों। तो ये डायग्राम आप नोट करेंगे ऐसे कैसे, देखो ऐसे नीचे ये गैल्वेनोमीटर लग रहा है ये, और ये इसका ए सिरा होगा, ये इसका बी सिरा होगा, ऐसे जा रहा है। इसके पास में ये चुंबक रखी है, इसके पास में ये देखो ये चुंबक आपकी क्या है, चुंबक एस और एन बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों, एस और एन बन रहा है ये। तो आप इसका चित्र बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। देखो कैसे बना सकते हो, मैं आपको ये ऐसे चित्र बना सकता हूँ इसका, कि जैसे ये आपका या आपकी कोई गैल्वेनोमीटर ऐसे जुड़ रहा है आपका, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर है ना, ये जुड़ रहा है आपका ऐसे। अब इसमें क्या होता है, देखो आपको ऐसे कुंडली लेनी है, इसकी क्या लेनी है, कुंडली लेनी है, जैसे ऐसे फेरों वाली कुंडली होती है। ऐसे कुंडली होती है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब इसमें ये कुंडली होती है, ऐसे जाती है, ऐसे कुंडली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखो मैं बता दूं आपको, इसके अंदर क्या है आपको, ये आपकी कुंडली है और इसके पास में चुंबक रखी हुई है। क्या रखी हुई विद्यार्थियों, ये चुंबक रखी हुई इसके पास में, ये चुंबक है आपकी, एन और एस लिख देंगे, ये चुंबक। अब
एक बार तो आपको इस चुंबक को ऐसे स्थिर रखते हैं, स्थिर रहते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी विक्षेप आपका उत्पन्न नहीं होगा। ये चित्र भी आप बना सकते हैं, ऐसा कैसे चित्र बनेगा, ए और बी है ना, ठीक है। तो ये आपका कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप चुंबक को इसके पास ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, इसके पास, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। और जैसे जैसे आप इस चुंबक को दूर ले जाएंगे, इधर दूर ले जाएंगे, तो भी अब इस चुंबक में क्या उत्पन्न होगा, आपका विक्षेप उत्पन्न होगा। गैल्वेनोमीटर में क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह आपका क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। देखो आप देखो इसी आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को एक क्रियाकलाप 13.9 से भी समझा के रखा है। तो आप दूसरा क्रियाकलाप लिखेंगे, वो तो क्रियाकलाप एक था ऐसे मान लो, और ये अब क्रियाकलाप देखेंगे दूसरा क्रियाकलाप, है ना। ये क्रियाकलाप दूसरा देखेंगे, जैसे इसके लिए, है ना, क्रियाकलाप दूसरा देखेंगे। जैसे हमने इसके लिए फर्स्ट क्रियाकलाप देखा था, ये क्रियाकलाप कौन सा था आपका, फर्स्ट था ना। तो ये क्रियाकलाप जैसे हमने फर्स्ट देखा इसका, अब देखो क्रियाकलाप सेकंड। तो इसमें क्या है, देखो क्रियाकलाप, इसमें आप देखेंगे, देखो इस चित्र को देखो, आप ध्यान से देखें प्यारे विद्यार्थियों, चित्र को हम अच्छी तरह से देखें। चित्र दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है। इसमें आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही हैं। कितनी कुंडलियां, दो कुंडलियां हैं, और इसके पास में चुंबक रखी हुई है। इसके पास में क्या रखी हुई है, चुंबक रखी हुई है। तो आपको दो कुंडलियां लेनी है। कितनी कुंडलियां लेनी है, दो कुंडलियां लेनी है। तो एक तो प्राथमिक कुंडली है और एक द्वितीय कुंडली होती है। इसमें क्या होती है, एक तो प्राथमिक कुंडली होती है और एक द्वितीय कुंडली होती है। अब जैसे स्विच ऑन किया जाता है, प्राथमिक कुंडली का अगर स्विच ऑन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली क्या होती है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण, कोई विक्षेप नहीं है। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण, कोई क्षणिक विक्षेपण आएगा, और स्थायी विद्युत धारा में कोई विक्षेप नहीं आएगा। और स्विच ऑफ कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु प्रेल से विपरीत दिशा में आएगा। तो आप दो कुंडलियों से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। कितनी कुंडलियों से, दो कुंडलियों के द्वारा भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें आप क्रियाकलाप 11 दूसरा भी इसका नोट करेंगे। देखो दूसरा भी आपको इसमें दो कुंडलियां दे रखा है। कितनी कुंडलियां दे रखी हैं, दो कुंडलियां ना। तो देखो ये दे रखा है आपको, इस क्रियाकलाप में एक प्रेक्षण करते हैं, जैसे कि कुंडली एक में विद्युत धारा स्थायी रहती है, कुंडली दो में से जित गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं दर्शाता। तो इसको मैं आप क्रियाकलाप 2 के अनुसार लिखा देता हूँ। देखो इसमें दो कुंडलियां दे रखी हैं आपको। क्रियाकलाप में कितनी कुंडलियां दे रखी हैं, दो कुंडलियां दे रखी हैं। एक तो प्राथमिक कुंडली, कौन सी दे रखी है, एक तो आपको दे रखी है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और एक आपको दे रखी है द्वितीयक कुंडली। दो कुंडली हैं इसमें। क्रियाकलाप 2 को देखेंगे, एक है प्राथमिक कुंडली और एक आपके पास है द्वितीय कुंडली। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस क्रियाकलाप को समझेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने। तो इसके लिए नियम पढ़ रहे हैं कि देखो पहली बात, अब जब हम प्राथमिक कुंडली है, इसका स्विच क्या कर दें, स्विच ऑन किया जाता है। स्विच क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, ध्यान दें विद्यार्थियों, अगर जब स्विच ऑन किया जाता है प्राथमिक कुंडली में, ध्यान देंगे, जब स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है ना, क्षणिक विक्षेप प्राप्त होता है, ऐसे लिख लो चाहे, क्षणिक विक्षेप प्राप्त होता है। दो कुंडलियां हैं, अगर प्राथमिक कुंडली का स्विच ऑन कर देते हो तो द्वितीय कुंडली में गैल्वेनोमीटर में लगा है। तो इसमें देखो आप द्वितीय कुंडली में गैल्वेनोमीटर लग रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा। अगर इसकी दूसरी बात करें कि अगर स्थायी विद्युत चुंबक रखें, क्या रखें, स्थायी रखें, स्थायी विद्युत धारा, ध्यान दें विद्यार्थियों, स्थायी विद्युत धारा है तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, कोई विक्षेप नहीं, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान देंगे, स्थायी विद्युत धारा है तो कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। और तीसरी बात करें कि स्विच को ऑफ कर दें, स्विच को क्या कर दें, ऑफ कर दें, स्विच ऑफ
स्विच ऑफ किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है। तो देखो स्विच अगर ऑफ किया जाता है, स्विच को ऑफ किया जाता है तो गैल यूनिट में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होगा, परंतु पहले के विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। तो वही क्रियाकलाप है। तो इन दोनों क्रियाकलापों को आप नोट करेंगे। क्रियाकलाप दोनों आपको कोई सा भी पूछ सकता है ना, तो दोनों क्रियाकलाप उतारेंगे। और इसमें देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र बनाएंगे आप ना। तो इसमें लिखेंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर मीटर में क्षणिक विक्षेप, क्षणिक विक्षेप, क्षणिक विक्षेप होता है, क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत दिशा में, पहले के विपरीत दिशा में। वही बात आ गई क्रियाकलाप फर्स्ट वाली। विक्षेप उत्पन्न होगा इसमें भी, स्विच ऑन में भी और स्विच ऑफ में भी। स्विच ऑन करते हैं प्राथमिक कुंडली का तो भी आपको क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा, अगर स्विच को फिर बंद कर देते हो तो भी आपको क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा, लेकिन पहले के विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। अगर स्थायी विद्युत धारा है तो इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो आप इसका चित्र बना सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चित्र देखो, ये रहा, ये जो चित्र आपका इसमें, ये चित्र आप बना लेंगे इसमें ना, ये चित्र आप इसमें बना लेंगे। बना लीजिए चित्र, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चित्र बना, देखो मैं बता दूं, दो कुंडलियां लेनी है आपको। कितनी कुंडलियां लेनी है? दो कुंडलियां दिखाई दे रही है, कुंडली फर्स्ट और कुंडली सेकंड लेनी है। दोनों को आपको एक इधर तो बैटरी से जोड़ देंगे, इधर गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। और आप देखेंगे इसमें प्राथमिक कुंडली का जैसे स्विच ऑफ करते हो, आप क्या करते हो, ऑफ करते हो, ऑन करते हो तो फिर क्षणिक विक्षेपण उत्पन्न होगा, और ऑफ करते हो तो भी क्षणिक विक्षेपण उत्पन्न होगा। तो आप इसका चित्र बना सकते हो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से बना सकते हो ना प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो चित्र आप ऐसे बना सकते हो, जो मैं बना दूँ आपको चाहिए, चित्र ऐसे बना सकते हो आप। इसमें दो आपके पास क्या हैं, कुंडलियाँ हैं, दो कुंडलियाँ हैं देखो। ऐसे तारों के फेरों की लपेट है। ऐसे बनाएंगे। ये तो फर्स्ट कुंडली हो गई। ऐसे आपकी दूसरी है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लग रहा है आपका। ये आपकी कुंडली होगी सेकंड कुंडली। ऐसे आपकी कुंडली हो जाएगी, ये आपकी सेकंड कुंडली हो जाएगी। इस प्रकार से आपको दे रखा है चित्र।
ठीक है। जैसे ये तो आपकी क्या होगी विद्यार्थियों, कुंडली फर्स्ट होगी, इसको तो क्या बोल सकते हो, कुंडली फर्स्ट। ये तो आपकी कुंडली फर्स्ट है, और ये आपकी क्या है, कुंडली दूसरी है। ठीक है, यह आपका यहाँ पे कुंजी है, और यहाँ पे ये प्लस माइनस बैटरी है, और ये गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर। ऐसे है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका चित्र हो जाएगा, इसमें आप चित्र बना लेंगे, ये चित्र आपका बना दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, ये क्रियाकलाप 2 भी और क्रियाकलाप फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका क्रियाकलाप फर्स्ट था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण टॉपिक था हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला टॉपिक था ना। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने कर लिया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, बाकी जो भी एक पार्ट के अंदर और जाएगा, इतना टॉपिक बच रहा है अभी तक है ना। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, उन चीज़ों को दोबारा एक बार दोहराएंगे है ना, कौन कौन सी चीज़ें हमने दोबारा देखी हैं आज के टॉपिक में, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने स्टार्ट किया था अध्याय नंबर 13 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट किया था। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पार्ट का नाम है। तो आज हमने पार्ट 4 स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले आज हमने देखा फ्लेमिंग का वाम यानी बायां हस्त का नियम देखा था। फ्लेमिंग का क्या देखा था, बायां हस्त का नियम देखा था कि अपने हाथ, जो अपने हाथ की तर्जनी है, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है आपको कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। और यदि तर्जनी है आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को संकेत करती है, तो अंगूठा है ना वो चालक की गति की दिशा या बल की दिशा को क्या करेगा, संकेत करेगा। जैसे मान लो कि देखो इसने कह रहा है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये आपकी तर्जनी है, क्या है, ये आपकी तर्जनी है। इसको जैसे हमने नाम दे दिया है, जैसे इसका नाम दिया तर्जनी, क्या नाम दिया विद्यार्थियों, तर्जनी। ये आपकी तर्जनी है, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जैसे आपका कौन सी होगी, मध्यमा हो गई, कौन सी हो जाएगी, मध्यमा। तो जो ये आपका अंगूठा है वो किसकी दिशा को दर्शाएगा, आपका अंगूठा है वो आपका बल की दिशा को दर्शाएगा। किसकी दिशा को दर्शाएगा, बल की दिशा। ये चित्र आप बना लेंगे, देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो ये चित्र आप इसमें नोट कर लेंगे, बना लेंगे चित्र से। तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम था, है ना। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने देखा कि मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। मानव शरीर का जो हृदय होता है और मस्तिष्क होता है उसमें महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अब कौन सा होता है, देखो हमने पढ़ा था MRI, तो मैग्नेटाइज रेजोनेंस इमेजिंग। तो हमारे शरीर का जो प्रतिबिंब होते हैं, हमारे भीतरी अंग होते हैं, उनका प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, तो जिससे प्राप्त किए जाते हैं उसको कहते हैं MRI। तो MRI कई बार आपने डॉक्टरों से सुना होगा कि MRI कराओ आप। तो MRI से क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंदर के अंग है ना, उनका प्रतिबिंब हम अंदर से बाहर से देख सकते हैं कि हमारे अंदर के अंग इस प्रकार से काम करें, या ये कोई डैमेज हो गया या ख़राब हो गया, या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो अंदर से उनका प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, तो उसको कहते हैं MRI। ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को और विद्युत धारा की दिशा की उपस्थिति, इन दोनों को बताता है कि विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार की है, किधर की है। भाई उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चल रही है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है ना, बाएं से दाएं है, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे है। तो धारा की दिशा को संसूचित करती है और परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को भी क्या करती है, संसूचित करता है। तो गैल्वेनोमीटर ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है और ये धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। इसके बाद मैंने प्यारे विद्यार्थियों देखा, क्या देखा था, देखो इसके बाद में हमने टॉपिक देखा, हमारा जो टॉपिक था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या देखा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखा कि जब किसी चालक को परिपथ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई चालक है उसको परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो चालक में क्या होती है, विद्युत धारा प्रेरित होती है। ये धारा तो आपकी प्रेरित धारा कहलाती है, और ये परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसमें दो क्रियाकलाप से मैंने समझा, तो क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 देखें। क्रियाकलाप फर्स्ट में आपने क्या देखा कि एक कुंडली ली, आपने क्या ली, कुंडली ली, और कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और इसके पास में क्या ली, एक चुंबक ली। आप चुंबक को क्या करते हैं, कुंडली के पास लाते हो, तो आपके
जो गैल्वेनोमीटर लगा रहता है उसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। और यदि आप चुंबक को कुंडली के पास इस तरह रखते हो तो फिर आपको गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप आपको प्राप्त नहीं होगा। और जैसे ही आप चुंबक को दूर ले जाएंगे, कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। लेकिन पहले की स्थिति में क्या उत्पन्न होगा, विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा। तो कि जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है और विद्युत धारा की उपस्थिति को क्या करता है, वो इंगित करता है। और जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थित अवस्था में रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी क्षणिक विक्षेपण नहीं आता। कि जब चुंबक को और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है, परंतु पहले के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो ये तो क्रियाकलाप फर्स्ट था। इसके बाद हमने क्रियाकलाप एक और देखा, वो ये था क्रियाकलाप 2 था कि इसमें 2 कुंडलियां हैं, एक तो प्राथमिक कुंडली है और एक द्वितीय कुंडली है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 कुंडलियां हैं। देखो आपको चित्र दिखाया था मैंने, ये आपको 2 कुंडलियां दे रखी हैं, फर्स्ट कुंडली और सेकंड कुंडली। फर्स्ट कुंडली में क्या करते हैं, इसका स्विच आप ऑन करते हो। जैसे आप प्रथम कुंडली का स्विच ऑन करते हो, क्या करते हो, ऑन करते हो। प्रथम कुंडली का स्विच क्या करते हो, ध्यान दें विद्या, प्रथम कुंडली का जो स्विच है वो आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या होगा, पॉजिटिव यानी उत्पन्न होगा। अगर आप स्थिर रखते हो, विद्युत धारा कैसी है, स्थिर है, तो इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। और अगर आप ऑफ की स्थिति करते हो, इसका स्विच क्या करते हो ऑफ, तो भी आपको क्या होगा, क्या उत्पन्न हो गए, आपकी गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण उत्पन्न होगा। लेकिन इन दोनों की दिशा अगर देखें, इन दोनों की दिशा अगर आपको देखें तो दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही देखेंगे। थैंक यू।